हाँ जी। तो नमस्कार साथियों। तो आज हम जो है वो अगस्त की करंट अफेयर्स जो कि क्रोनोलॉजी है उसको अच्छे से समझकर जो है वो पढ़ लेंगे। इसको रटने का कोई मतलब नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे अपन। खबरें जुलाई की होती है, ये सबको पता ही है। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट खबर है वह है हिमगिरी युद्ध पोत यानी कि फ्रिगेट, जो कि इसका जो विकास किया जा रहा है वो प्रोजेक्ट 17A लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा। पहले जब किया गया था तो इसके तहत कई सारे फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं। तो उसी के तहत ये नीलगिरी श्रेणी का एक युद्ध पोत है, पहल तीसरा, जिसका विकास जो है वो GRAC कोलकाता द्वारा किया गया है, यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि भारतीय नौसेना में कमीशन किया जा चुका है 31 जुलाई को। होता क्या है कि इसके अंदर जो है वो बहुत सारी क्वालिटीज है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि स्वदेशी निर्मित है, लगभग 70% स्वदेशी है इसमें पार्ट्स। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो देशी जो आत्मनिर्भर भारत है उसको बढ़ावा देने की ओर अग्रसर होता है। फिर ये स्टेल्थ टेक्निक यूज है, स्टेल्थ टेक्निक का यूज किया गया है इसमें, यानी कि इसे जो है वो आसानी से रडार में कैप्चर नहीं किया जा सकता। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल, बराक 8 और एक के 630 जैसी जो है वो गनें इस पर तैनात की गई हैं। लगभग जो है वो इस पर 225 से अधिक नौसैनिक अधिकारी रह सकते हैं। 225 से अधिक जो है वो नौसैनिक अधिकारी रह सकते हैं। फिर ये जो है वो सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, इस प्रकार की जो है वो मिसाइल है परीक्षित करने में जो है वो सक्षम है। तो इस आधार पर जो है वो ये MSME सहित हजारों लाखों लोगों को जो है वो हजारों लोगों के लिए रोजगार का अवसर भी पैदा करेगा। तो अपन ने जो है वो देखा अभी हिमगिरी युद्ध पोत, जो कि नौसेना को सौंप दिया गया है। अब इसके बाद अपन शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल की। इंटरनेशनल में सबसे पहले जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की जो है वो 23 से 26 जुलाई तक ब्रिटेन और मालदीव के लिए यात्रा है। इस यात्रा में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इनकी सबसे पहले 23 जुलाई को ब्रिटेन जाते हैं और वहाँ पे इनके द्वारा FTA किया जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर है। इससे पहले वाले जो ऋषि सुनक है उनके द्वारा भी FTA करने के लिए जो है वो काफ़ी सारे प्रयास किए गए। FTA का मतलब ये होता है कि यहाँ से जो भी माल ब्रिटेन जाएगा उस पर कोई भी जो है वो टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि लगभग जो है वो टैक्स नहीं लगता है। और ब्रिटेन से भारत आएगा तो उस पर भी जो है वो टैक्स नहीं लगाएगा जाएगा। तो इसकी के तहत जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है। वहाँ पर जो है वो चार्ल्स तृतीय से भी मिलते हैं, ये किंग जो वहाँ के किंग है चार्ल्स थर्ड, उससे भी मिलते हैं। और मोदी जी द्वारा पिछले वर्ष 5 जून को जो है वो 2024 को एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई थी। उसे बढ़ाते हुए इनके द्वारा वहाँ पर जो है वो एक पेड़ दिया गया है और उसमें सहभागी बनने के लिए जो है वो धन्यवाद दिया गया है किंग चार्ल्स थर्ड को। तो ये जो FTA हुआ है उसे सिएटा नाम से जाना जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसका नाम जो है वो सेटा दिया गया है। इसके तहत जो अब ब्रिटेन में हमारे जो प्रोडक्ट जाएंगे, जो डेयरी उत्पाद है, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, उन पर 99% तक जो है वो टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। और ब्रिटेन से आने वाली स्कॉच, विस्की, रोल्स रॉयस जैसी बहुत अच्छी बड़ी बड़ी कारें हैं, लैंड रोवर, उन पर जो है वो 90% तक इंडिया जो है वो नहीं लगाएगा। तो यही इसका जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद देखते हैं हम समावेशी विकास, जो कि MSME को बढ़ावा देना, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, इन पर भी जो है वो बहुत सारे समझौते किए गए महिला उद्यमियों, किसानों को। भारत ने दोहरे अंशदान समझौते यानी कि डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी एक समझौता किया है। इसके तहत होता क्या है कि जो वहाँ पर भारतीय रह रहे हैं, जो भारतीय वहाँ पर रहकर काम कर रहे हैं, उनको वहाँ पर 3 वर्ष तक रहने वाले, 3 वर्ष तक रहते हैं तो उनको जो है वो सामाजिक सुरक्षा भुगतान में छूट दी जाएगी। इससे 40,000 करोड़ का जो है वो बचत होगी भारत के जो प्रवासी जो लोग रहते हैं वहाँ पर। फिर आता है रणनीतिक साझेदारी, जो कि विजन 2035 है। इसके तहत क्या होता है रणनीतिक साझेदारी, तो इसमें जो है वो 2035 तक भारत यूके विजन 2035 जारी किया गया है, जिस पर जो भविष्य के सहयोग है, महत्वाकांक्षाएं हैं, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है, डिफेंस के सेक्टर में, सुरक्षा के सेक्टर में, रक्षा प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, इन पर जो है वो एक दूसरे का सहयोग स्थापित करना।
एक दूसरे का जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, सहयोग स्थापित करना, इसके आधार पर जो है वो भारत यूके विजन 2035 जो है वो लॉन्च किया गया है। एक 10 वर्षीय रक्षा सहयोग समझौता भी किया गया है, जिसे GEACT कहा जाता है, यानी कि जेट इंजन एडवांस्ड कोर टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी पर सह विकास और नवाचार शामिल किए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपराधिक जांच होती है तो भारत में CBI द्वारा किया जाता है और वहाँ की जो है वो एजेंसी यूके की एजेंसी है। तो इन दोनों के बीच में एक कोलेब्रेशन किया गया है, समझौता किया गया है सहयोग आधारित, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को जो है वो सहयोग प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर FTA किया गया है, यही जो है वो काम की चीज है, यही बात जो है वो, क्योंकि ये ब्रेक्जिट जो कि ब्रिटेन का EU से अलग होना, उसके बाद की जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट घटना है, कंसिडर की जा रही है। फिर आते हैं मालदीव। तो मालदीव में जाते हैं। मालदीव की जो 25-26 जुलाई को वहाँ पर जाते हैं मोहम्मद मोइजू जो कि वहाँ के राष्ट्रपति, उनसे उनकी मुलाकात होती है। ये दरअसल गए हुए थे मोदी जी, जो है वहाँ का 60वां वर्षगांठ है आज़ादी की, स्वतंत्रता की, उस पर मुख्य अतिथि के रूप में जो है वो शामिल होते हैं। तीसरी यात्रा थी मोदी जी की, लेकिन मोदी जी के काल की पहली यात्रा है। मोदी जी जब से राष्ट्रपति बने उनके बाद की जो है वो राष्ट्राध्यक्ष की पहली आधिकारिक यात्रा थी। दोनों के बीच में आर्थिक साझेदारी की भी जो है वो समीक्षा की जाती है। इनके बीच में जो है वो कुछ समझौता होता है। भारत के द्वारा लगभग 4850 करोड़ का जो है वो ऋण प्रदान किया जाता है, ऋण स्कीम प्रदान की गई है, जो कि लगभग 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित है। जलीय कृषि, मौसम विज्ञान, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का विकास करना। इसी के तहत भारत की वित्तीय सहायता के माध्यम से वहाँ पर रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग का जो है वो विकास किया गया है, तो उसका भी जो है वो उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है। एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है 60वीं वर्षगांठ पर, क्योंकि ये जो आज़ादी के 60 वर्ष हो गए तो इस पर एक डाक टिकट जारी किया गया। तो डाक टिकट जारी किया गया तो उस पर जो है चित्र थे, उन चित्रों में जो है वो भारत की नौका है उरु। दरअसल ये नौका जो है वो एक बहुत बड़ी नाव होती है, लगभग 100 फीट जितनी बड़ी, और ये पारंपरिक तौर पर जो है वो केरल जो पूर्वी तट है उस क्षेत्र में बनाई जाती है, लकड़ी की बनाई जाती है, बहुत ही बड़ी होती है, टिक से बनी होती है। ये ऐतिहासिक बोट यार्ड है जो कि केरल के बेपोर में होती है। केरल के बेपोर के ऐतिहासिक बोट यार्ड में हाथों से निर्मित की जाती है। उसका चित्र बनाया गया है। और एक वहीं की मालदीव की नौका है वधु धोनी, उसका जो है वो चित्र बनाया गया है। तो एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। इसके अलावा कई सारी चीजें भी की गई है। इसी के तहत जो भारत का भीष्म, यानी कि जो एक ये कह सकते हैं पर चलता फिरता हॉस्पिटल है, वो उसके 2 सेट जो है वो दिए गए हैं, मालदीव को भेंट किया गया है। और उसी के तहत रक्षा मंत्रालय की जो 11 मंजिला इमारत भवन है उसका उद्घाटन किया गया है, भारत की वित्तीय सहायता से निर्मित किया गया है। दोनों नेताओं जो है वो एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो चलाया जा रहा है उसको मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं। और मालदीव के 5 मिलियन वृक्षारोपण यानी कि जो है वो किया जाएगा मालदीव में, आम के पौधे लगाए जाएंगे इसके तहत मालदीव में। फिर जो है वो इसी के बाद मोदी जी जो है वो जाते हैं घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ये जो है वो 2 से 9 जुलाई को, यानी कि पहले प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इन देशों की यात्रा की गई थी। दरअसल होता क्या है कि जो ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा था उसी के उपलक्ष्य में वहाँ गए थे मोदी जी। तो अपन शुरुआत करते हैं घाना से। सबसे पहले घाना पहुँचते हैं। घाना में 30 वर्षों के में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री जो है वो पहली घाना यात्रा थी। इससे पहले 2 ही प्रधानमंत्री गए थे, ये प्रधानमंत्री मोदी गए थे। यहाँ की राष्ट्रपति हैं ड्रामानी महामा, इनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की गई। घाना की संसद को संबोधित किया गया। घाना के द्वारा जो है वो यहाँ का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान जो कि ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना, यानी कि ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी को।
और इसके तहत जो है वो कई सारे समझौते किए गए हैं, जैसे कि भारतीय मानक ब्यूरो और घाना मानक प्राधिकरण के बीच में सहयोग तथा पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने के लिए जो है वो निमंत्रण दिया गया है। और फिनटेक में मदद की भी जो है वो भारत के द्वारा पेशकश की गई है। इस प्रकार से घाना की यात्रा होती है प्रधानमंत्री मोदी की। तो बात याद रखने वाली है कि घाना के द्वारा जो है वो एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार, राष्ट्रीय सर्वोच्च नागरिक जो है वो पुरस्कार प्रदान किया गया प्रधानमंत्री मोदी। फिर इसके पश्चात ये सारे के सारे देश जो है वो अफ्रीका में त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा करते हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो की जो प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद बिसेसर, इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये बिहार से संबंध रखती है, अपने जो है वो बिहार से संबंधित है। ये 1999 के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी त्रिनिदाद और टोबैगो की। ये एक ही देश है दोनों। यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है मोदी जी जाते हैं और इन्हें यहाँ का जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाता है, द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी को 25वां है, और ये पाने वाले पहले विदेशी नेता भी बन गए, यानी कि इससे पहले अभी तक किसी भी विदेशी नेता को त्रिनिदाद और टोबैगो द्वारा राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो नहीं प्रदान किया गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ही जो है वो ऐसे कार्य कर सकते हैं जो कि पहले नेता बन गए। प्रमुख समझौते हुए फार्माकोपिया, फार्मा समृद्धि यानी कि चिकित्सा क्षेत्र में, संस्कृति, खेल, राजनयिक प्रशिक्षण, हिंदी अध्ययन, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, इस प्रकार से 6 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्य घोषणाएं की गई है कि भारतीय समुदाय की छठी पीढ़ी तक ओसीआई कार्ड सुविधा का विस्तार, 2000 लैपटॉप दिए जाएंगे इन्हें, 20 हेमोडायलिसिस इकाइयाँ 20 हेमोडायलिसिस इकाइयाँ यानी कि जो रक्त की जो जांच करके हेमोडायलिसिस किया जाता है वो इकाइयाँ दी जाएगी, और 2 समुद्री एम्बुलेंस भी दी जाएगी। भारतीय यात्रियों के लिए वहाँ पर यूपीआई सेवाएं भी शुरुआत कर दी गई हैं। इस प्रकार से त्रिनिदाद और टोबैगो के द्वारा भी सम्मान दिया गया, घाना के द्वारा भी सम्मान दिया गया। फिर आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री मोदी से पहले कोई देश वाले जो है वो यात्रा पे नहीं गए, लगभग 57 वर्षों से कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं। अर्जेंटीना इन देशों की जो है वो यात्राओं का भी एक महत्व है कि चाइना को काउंटर करने के लिए जो अफ्रीकी देश जो छोटे छोटे देश है, इनमें जो है वो एनर्जी सेक्टर, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इन यात्राओं की जो है वो की गई है। अर्जेंटीना चिली के साथ मिलकर जो है वो ये एक त्रिकोण बनाता है, तो उसी प्रकार से जो है वो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है अर्जेंटीना भी। तो अर्जेंटीना के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र सहयोग पर परमाणु ऊर्जा, ब्यूनस आयर्स के नगर सरकार प्रमुख द्वारा ब्यूनस आयर्स शहर की चाबी प्रदान की गई है, मोदी जी को सम्मान प्रदान किया गया है। इसके पश्चात ये ब्राजील जाते हैं। ब्राजील जहाँ पर 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होता है, उसकी अध्यक्षता ब्राजील के पास है, और ब्राजील के पास जो है वो अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में भी जो है वो शिरकत करते हैं। ये ब्राजील के राष्ट्रपति है लूला, जिनके ऊपर ट्रंप जो है वो आरोप लगाते हैं, और लूला ने ट्रंप को जो है वो हड़का भी रखते हैं। तो इनके बीच में जो है वो समझौता हुआ है, $20 बिलियन का जो है वो बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि ब्राजील और इंडिया के बीच का जो व्यापार समझौता है उसे $20 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। फिर अन्य कई सारे समझौते हुए, जैसे आतंकवाद से निपटना, डिजिटल समाधान, रिन्यूएबल एनर्जी, कृषि के लिए बौद्धिक संपदा, जैसे कई सारे समझौते किए गए हैं। ब्राजील ने भी जो है वो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को। चलो, मोदी जी लगभग हर देश से जो है वो कोई ना कोई सम्मान ले रहे हैं। तो ये 26वां हो गया है, नामीबिया द्वारा दिया गया, उन्हें 27वां हो जाएगा। ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में सभी जानते हैं कि ये 6-7 जुलाई को रियो डी जेनेरो, जो ब्राजील की राजधानी है, वहाँ पर आयोजित किया गया है। ब्रिक्स मूल रूप से 5 देश हैं, ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका।
इसी के साथ 5 अन्य देश और हैं, जो कि 2 अफ्रीकी देश हैं, इजिप्ट और जो इथोपिया है वो अफ्रीकी है, ईरान और यूएई सेंट्रल एशियन है, और एक इंडोनेशिया। इस प्रकार से 10 देशों का एक समूह है। इसका विषय जो था, जो थीम थी, जो कि डिप्टी जगह में पूछी गई है, इसकी थीम थी अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। यानी कि सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के तहत जो ग्लोबल साउथ है इसको मजबूत किया जाए, ग्लोबल साउथ कॉरपोरेशन है जो इसको मजबूत किया जाए। इक्वेडोर के जो नीचे नीचे के जो क्षेत्र हैं विषुवत रेखा के, उन्हें ग्लोबल साउथ कहा जाता है, जो विकासशील इकोनॉमी है, तो उनको मजबूती प्रदान करना ये इसकी विषय है। ये 17वां ब्रिक्स सम्मेलन था। इसका एजेंडा था वैश्विक स्वास्थ्य, व्यापार, निवेश, विकास, वित्त पोषण, जलवायु परिवर्तन, जन सुधार और ब्रिक्स तंत्र का संस्थागत विकास करना। घोषणा पत्र जारी होता है यहाँ से। समिट में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है वो संबोधन किया जाता है पर्यावरण पर, और COP30 के जो है उस पर संबोधन दिया जाता है। वैश्विक शासन में सुधार तथा शांति एवं सुरक्षा विषय पर उद्घाटन सत्र दिया गया है, और इसी के तहत 18वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा उसका आयोजन 2026 में भारत द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। 17वां ब्राजील में और 18वां जो है वो भारत अध्यक्षता करेगा 2026 में। मजेदार बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को चीफ गेस्ट के रूप में जो है वो डिनर दिया गया ब्राजील के राष्ट्रपति लूला द्वारा। तो चाइना के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग वो नहीं आए, और ब्राजील ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सदस्य होने के नाते राष्ट्रपति पुतिन को गिरफ्तार कर सकता है, इसलिए राष्ट्रपति पुतिन ने भी जो है इसमें भागीदारी नहीं की। यानी कि चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति दोनों ही जो है वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। उरुग्वे, बोलिविया, क्यूबा और मलेशिया के राष्ट्राध्यक्षों से भी यहाँ पर मुलाकात करते हैं। इसी के तहत नामीबिया जाते हैं। फिर नामीबिया में जो है वो 27 वर्षों के बाद पहले प्रधानमंत्री बन जाते हैं मोदी जी। इस प्रकार से 30 वर्षों बाद घाना में गए थे, इसी प्रकार से नामीबिया में 27 वर्षों बाद, 57 वर्षों बाद अर्जेंटीना में गए थे। यहाँ की जो राष्ट्रपति है नेटुबो नंदी नदेतवा, इनके साथ मुलाकात होती है और द्विपक्षीय वार्ता होती है, और यहाँ का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भी प्रदान किया जाता है इन्हें, द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविचिया मिराबिलस। तो लगभग हर देश में जो है इन्हें उतना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है, और ये सम्मान प्राप्त करने वाले 27वां जो है वो पुरस्कार हो गया है ये सम्मान को प्राप्त करते हैं मोदी जी के पास। कई सारे समझौते किए गए हैं, जैसे जो है वो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में किया गया, एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता के विकास के लिए किया गया। नामीबिया में आपदा रोधी संरचना गठबंधन में शामिल होने के लिए स्वीकृति पत्र प्रस्तुत किया गया। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने के लिए स्वीकृति पत्र प्रस्तुत किया गया नामीबिया के लिए। तो आपदा रोधी और वैश्विक जो जैव ईंधन है उसमें शामिल होने के लिए स्वीकृति पत्र प्रस्तुत किया है। नामीबिया में UPI तकनीक अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला, यानी कि 1 लाख प्रकार से लाइसेंस मिल गया है इसे UPI तकनीक अपनाने, पहला देश बन गया है। तो नामीबिया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि नामीबिया जो है वो UPI तकनीक अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौता है उस पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है, और अब आता है QS बेस्ट। QS का फुल फॉर्म होती है क्वाकवेरली साइमंड्स बेस्ट स्टूडेंट सिटीज। 2026 पर एक रिपोर्ट जारी की गई है कि स्टूडेंट्स के रहने के लिए कौन सी जो है वो जगह सबसे बेस्ट होती है, किफ़ायती होती है, रेंटल एलिमेंट। इसमें न्यूयॉर्क को जो है वो बेस माना जाता है, जो अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, उसके आधार पर इस पर जो है वो तुलना की जाती है 0 से 100 के बीच में। तो इसमें जो है वो जो साउथ कोरिया की जो राजधानी है सियोल, वो दुनिया में शीर्ष पर रहा है। यानी कि सियोल जो है वो छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए रहने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। और टोक्यो जापान का वो दूसरे स्थान पर रहा है, और लंदन तीसरे स्थान पर रहा है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया से मुंबई फर्स्ट पर रहा है और ओवरऑल 66वें स्थान पर रहा है।
मुंबई जो है वो भारत का तो ओवरऑल फर्स्ट पर है, लेकिन ओवरऑल जो है वो 66 है, जबकि भारत में पहले स्थान पर रहा है। इसने अपनी वैश्विक रैंकिंग में शानदार सुधार करते 98वां स्थान हासिल किया। 66वां नहीं, 98वें स्थान हासिल किया है मुंबई ने। अन्य भारतीय शहर भी इसके बाद मुंबई के बाद दिल्ली 104, बेंगलुरु 108 और चेन्नई 128 पर स्थान पर रहे। इसमें जो है वो कढ़ाई के लिए कितना खर्च आता है, कितना किराया आता है, इस आधार पर जो है वो देखा जाता है कि अफोर्डेबिलिटी जो है वो कितनी है। और उसके बाद जहाँ पर वो पढ़ाई कर रहे हैं वहीं पर उन्हें नौकरी पाने के लिए जो है वो उसमें नौकरी के अवसर है या नहीं है, इन सभी के आधार पर ये रैंक निकाली जाती है। बुल्गारिया एक यूरोपियन कंट्री है, जो कि यूरो यू की जो है वो एक सभी 26-27 देशों की जो है वो एक करेंसी है, उसमें शामिल हो जाएगा, यानी कि वो यूरो करेंसी का यूज कर सकेगा इन सबके साथ मिलकर। ऐसा 21वां सदस्य बन जाएगा। यू के जो 26-27 है उसमें से 21 देश जो है, 20 देश यू को मानते हैं, 27 कंट्री है, 26 कंट्री। अब ये बुल्गारिया 21वां हो जाएगा। 20वां कौन था? तो 20वां जो है वो 2023 में क्रोएशिया शामिल हुआ था। इस प्रकार से जो है वो बुल्गारिया यूरो का आधिकारिक सदस्य बन जाएगा। यूरो की शुरुआत 2002 में की गई थी, 12 सदस्यों ने मिलकर, फ्रांस, जर्मनी, इटली ने। इसके साथ समय समय पर जो है वो सदस्य बढ़ते गए। फिर आता है फोर्ब्स, जो कि अमेरिका की एक टाइम मैगजीन है। फोर्ब्स बहुत जो है वो प्रचलित फेमस अखबार है, उसके द्वारा लिस्ट निकाली जाती है अमीरों की, एंटरप्रेन्योरशिप की, उद्यमियों की, अलग अलग। इसके द्वारा एक लिस्ट निकाली गई है। हम सबसे अमीर अमेरिका के प्रवासी भारतीय हैं, सबसे अमीर जो प्रवासी हैं उनके ऊपर लिस्ट निकाली गई है, जिसमें भारतीय जो है वो प्रथम स्थान पर आते हैं। इसमें भारतीय 12 अरबपति हैं जो प्रवासी हैं उसमें। उसके बाद इसराइल और ताइवान आते हैं 11 के साथ। तो इस भारत का शीर्ष स्थान अमेरिका के 125 सबसे अमीर अप्रवासियों में 12 भारतीय मूल के हैं। जो 125 सबसे अमीर अप्रवासी अमेरिका में रहते हैं, जो उनकी जीडीपी में योगदान करते हैं, उनमें से 12 जो है वो भारतीय मूल के हैं। किसी भी देश से सबसे अधिक संख्या है। भारत के बाद इसराइल और ताइवान आते हैं 11-11 के साथ। सबसे टॉप पर जो है वो खुद एलन मस्क है, जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स के हैं, जो साउथ अफ्रीका से हैं। फिर गूगल के जो है वो सर्गेई ब्रिन है, जो कि रशिया से हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे हैं, जो कि एनवीडिया के जेनसन वांग है। भारत से भी जो है वो जय चौधरी हैं, जो कि ओवरऑल 8वें स्थान पर हैं। और अन्य विनोद खोसला है, राकेश गंगवाल है, रोमेश वाधवानी है। इस प्रकार से कई सारे इसमें शामिल हैं। फिर सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, निकेश अरोड़ा आदि भी इसमें शामिल हुए हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 51 लाख से अधिक भारतीय अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सालाना जो है वो 250 से 300 बिलियन डॉलर का जो है वो योगदान टैक्स के रूप में देते हैं। 51 लाख भारतीय रहते हैं अमेरिका में, जो कि 250 से 300 बिलियन डॉलर का टैक्स प्रदान करते हैं, जो कि अमेरिका की जीडीपी का 5 से 6% है। एक आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान का, टीआरएफ, द रेजिस्टेंट फ्रंट। इसको अमेरिका ने जो है वो एक ग्लोबल टेररिस्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है। दरअसल 22 अप्रैल को जो पहलगाम घटना हुई थी, उसकी जिम्मेदारी इसी के द्वारा ली गई थी, लश्कर ए तैयबा इनके द्वारा, टीआरएफ के द्वारा, क्योंकि लश्कर ए तैयबा का ही लेट का जो है वो संगठन है, तो इसे आतंकवादी घोषित कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा। इसके द्वारा कई सारे जो है वो बम धमाके किए गए हैं। 2008 में मुंबई हमला किया गया था टीआरएफ के द्वारा ही। और भारत ने इसे 5 जनवरी 2023 को, यानी कि 2023 में जो है वो आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। टीआरएफ के द्वारा जो है वो किए गए हमलों की एक बड़ी लंबी लिस्ट है। अप्रैल 2020 में किया गया है, 2021 में, 2024 में बस पर हमला किया गया था, और 2025 का पहलगाम हमला। श्रीलंका का वास्काडुआ एक जगह है जहाँ पर अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है, क्योंकि बौद्ध मंदिर है वास्काडुआ, जहाँ पर अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का जो है वो अनावरण किया जाता है। ये सम्राट अशोक की श्रीलंका के प्रति जो अभूतपूर्व सेवा थी, दरअसल जो है वो सम्राट अशोक के समय ही उनकी पुत्र पुत्रियों ने जो है वो श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फैलाया था, और वहाँ पे बौद्ध धर्म की जो है वो संचार किया था, प्रसार किया था।
उसी को देखते हुए अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का जो है वो अनावरण श्रीलंका में किया गया है। भारत और श्रीलंका की साझा विरासत को मजबूत करते हुए श्रीलंका में राजा गुरु श्री सुबूथी महामया मंदिर है, उसमें इसका जो है वो अनावरण किया गया है। फिर अपन देखते हैं कि एक भगवान बुद्ध के कपिल वस्तु अवशेषों का पवित्र स्थल है, जहाँ पर ये वास्को डुआ जो है वो कपिल वस्तु अवशेषों का पवित्र स्थल है। भगवान के दो प्रमुख शिष्य थे। भगवान बुद्ध के जो सुबोधि महाविहार मंदिर में, भगवान बुद्ध के अलावा उनके जो दो प्रमुख शिष्य थे सारिपुत्र और मोदगल्यायन, उनके भी पवित्र अवशेष रखे गए हैं। सारिपुत्र और मोदगल्यायन ये भगवान बुद्ध के ही शिष्य थे। ओपेक जो कि ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज है, इनका एक संगठन है ओपेक। इन्होंने जो है वो एक रिपोर्ट जारी की है 2025। इन्होंने इसमें बताया है कि जो 19वां संस्करण है, इसमें इन्होंने बताया है कि जो वैश्विक ऊर्जा की जो मांग है उसमें 2050 तक 23% की वृद्धि दर्ज हो जाएगी। इनकी जो ओपेक कंट्री है, जो ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज है, वेनेजुएला, जो खाड़ी देश है सभी, रशिया है वह ओपेक कंट्री है। इनके द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें कहा गया है कि 2050 तक जो वैश्विक ऊर्जा है उसकी मांग में 23% की वृद्धि हो जाएगी। और जो वैश्विक तेल मांग है उसमें 2050 तक लगभग 123 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच जाएगी, जो 2050 तक अभी वर्तमान में जितनी भी है उससे बढ़कर 123 मिलियन बैरल पर डे पहुंच जाएगी। वैश्विक ऊर्जा की आवश्यकता के प्रति सभी तकनीकों को अपनाना होगा, तब नवाचार और दक्षता को बढ़ावा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है इन्होंने बढ़ने का आह्वान किया है। इनका कहना है कि 2026 तक वैश्विक तेल जो मांग औसत है वर्तमान में 106.3 बैरल प्रतिदिन रहेगी, जो पिछले वर्ष के 108 मिलियन के अनुमान से कम है, यानी कि 2026 में कमी देखने को मिलेगी। और 2029 में ये बढ़कर 111 हो जाएगी, 111.6 मिलियन बैरल पर डे हो जाएगी, जो 2025 में 105 है। फिर अफ्रीका के विरासत स्थलों को विश्व धरोहर खतरे सूची से यूनेस्को ने बाहर कर दिया है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में इसकी एक बैठक होती है 47वें सत्र, उसमें ही जो है वो भारत के माराठा परिदृश्य को भी शामिल किया गया है यूनेस्को में। और तीन, एक तो लीबिया के पास में लगता हुआ इजिप्ट है, और एक जो है वो मेडागास्कर जो कि अफ्रीका के साउथ ईस्ट में जो है वो एक द्वीप है। यहाँ पर इनको जो है वो बाहर कर दिया गया, खतरे की सूची में शामिल किया गया था। आत्सीनाना के वर्षा वन है जो कि मेडागास्कर में है। इनमें जो है वो जो समुद्री स्तर में वृद्धि होना, इसके आधार पर इनमें प्रदूषण के आधार पर जो है वो बहुत सारे खतरे देखने को मिले थे, तो इन्हें खतरे सूची में डाला गया था। इसी प्रकार से मिस्र में जो है वो अबूमेना तीर्थ स्थल है, उसको भी हटा दिया गया है। और लीबिया का गदामेस प्राचीन नगर, ये प्राचीन नगर की खास विशेषता है कि इसकी जो छतें हैं घरों की वो आपस में जुड़ी हुई है, संकड़ी गलियां हैं और क्लीन है बहुत एकदम। तो इस आधार पर इसके यूनेस्को में शामिल किया गया था, जिसे बाहर कर दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट यही है, बाकी और कुछ नहीं है। फिर आता है फ्रांस का एक द्वीप है न्यू कैलेडोनिया, जो कि एक कहा जाए तो एक उपनिवेश है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। एक छोटा सा द्वीप है जो कि अभी भी उपनिवेश के रूप में इनके द्वारा पिछले वर्ष की जो है वो मांग की गई थी कि इन्हें आज़ाद किया जाए। फ्रांस के संविधान में और फ्रांस की संसद में जो है वो डिसीजन लिया गया है कि इन्हें एक फ्रांस के ही एक राज्य के रूप में दर्जा दिया जाएगा, और नागरिकता के रूप में एक फ्रांस की नागरिकता होगी इनके पास, और एक जो है वो न्यू कैलेडोनिया की नागरिकता होगी। तो ये प्रशांत महासागर में स्थित एक फ्रांसीसी गणराज्य की तरह एक नया कैलिडोनिया राज्य यानी कि स्टेट ऑफ कैलिडोनिया का दर्जा दिया जाएगा। इसमें दोहरी राष्ट्रीयता का प्रावधान किया गया है। आर्थिक सुधारों की बात की गई कि यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा और धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्थित किया जाएगा। 2021 में यहाँ पर जो है वो बहुत सारा जनमत संग्रह हुआ था, लेकिन हालांकि जो है वो इसका लक्ष्य है भविष्य को एक नई दिशा दिखाना भी है, ताकि भविष्य में इसको जो है वो नए स्टेट बनाए जा सके और इनको अपनत्व के भाव विकास किया जा सके। कहाँ फ्रांस है जो कि यूरोप में है और कहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास में न्यू कैलिडोनिया, तो इस आधार पर जो है वो कहीं से भी मैच नहीं होता है। फिर आता है न्यूमदेओ सेफ्टी इंडेक्स। ये एक संस्था है जो कि
विभिन्न आधारों पर सेफ्टी इंडेक्स जारी करती है कि कौन से देश में अपराध कम है, व्यवस्था सही है। तो एक अंडोरा देश है जो कि पुर्तगाल, जो स्पेन है और जर्मनी उसके बीच में बिल्कुल एक छोटा सा पठार पर स्थित है अंडोरा देश। ये सबसे सुरक्षित देश जो है वो घोषित हुआ है और भारत इसमें 66वें नंबर पर रहा है। तो जो मैं मुंबई के लिए नया 66 बोल रहा था, वो मुंबई के लिए नहीं था, वो भारत के लिए यहाँ पर है सेफ्टी इंडेक्स में। तो अंडोरा जो है वो जीवन यापन लागत डेटाबेस आदि के आधार पर जारी किया जाता है। इसमें सबसे 5 टॉप 5 कंट्रीज में अंडोरा आता है, यूएई आता है, कतर आता है, ताइवान आता है और ओमान आता है। भारत की बात करें तो भारत 66वें स्थान पर आता है, चीन 15वें स्थान पर आता है, पाकिस्तान अपने से सस्ता, वाह वेरी नाइस। आतंकवादी भी जो है वो अपने से भाई सुरक्षित है, तो फिर क्या इसमें। श्रीलंका 59वां पर आता है, बांग्लादेश 126वें स्थान पर आता है। वेनेजुएला जो है वो लास्ट पर आता है, तो सबसे लास्ट पर वेनेजुएला आता है जो कि साउथ अमेरिका का देश है। इसके बाद पापुआ न्यू गिनी और हैती का स्थान आता है। फिर आता है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 26 नए स्थल शामिल किए गए, जिसमें से भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। अब बढ़कर जो संख्या हो गई है वो 1223 हो गई है पूरे विश्व में, और भारत में 44 हो गई है। भारत में 44 हो गई है। मराठा सैन्य परिदृश्य में जो किले हैं उनको शामिल किया गया है, जो कि 12 किले हैं लैंडस्केप में, जो है वो 12 किले उन्हें शामिल किया गया है, जिसमें से 11 तो महाराष्ट्र में है और एक तमिलनाडु में है। अब अगर अपन देखें कि ये कौन कौन से हैं, तो उनमें जो है वो 11 महाराष्ट्र और एक तमिलनाडु में। तमिलनाडु का एक जिंजी द्वीप है, उसको शामिल किया गया है। बाकी सारी शिवनेरी, लोहागढ़, रायगढ़, जहाँ पर शिवाजी के पनाला किला आदि जो है वो कई सारे किले इसमें शामिल किए गए। प्रतापगढ़, विजय दुर्ग, खंडेरी, सुवर्णगढ़ दुर्ग, सिंधु दुर्ग आदि। भारत जो है वो इस मामले में वर्ल्ड में 6ठे नंबर पर आ गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के मामले में, और एशिया प्रशांत में जो है वो दूसरे स्थान पर है। फिर एनडीबी जो कि ब्रिक्स देशों की बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसमें कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया गया है। एनडीबी का मुख्यालय शंघाई में और 2015 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। इसमें कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया गया है। 17 ब्रिक्स सम्मेलन जो ब्राजील में होता है, इसमें इनको शामिल किया गया है। मूलतः इसका उद्देश्य जो था वो था उभरते अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास को वित्त पोषित करना। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो है वो सब्स्टिट्यूट के रूप में उभार कर लाना इसका। इसमें 100 करोड़ पूंजी जमा करवाई जाती है, जो ब्रिक्स 5 कंट्री के द्वारा 20-20 बिलियन का जो है वो, यानी कि 100 करोड़ में 20-20 करोड़ डॉलर का जो है वो योगदान दिया जाता है। फिर चीन के द्वारा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे तिब्बत और चीन में यालुंगसांग को कहा जाता है। इस पर जो है वो मोटुओ हाइड्रो पावर स्टेशन विकसित किया जा रहा है, जो कि चीन का पहला यांगसी नदी 160 जो थ्री गोर्जियस बांध था, उससे भी जो है वो 3 गुना अधिक बिजली उत्पादन की जाएगी। थ्री गोर्जियस जो है वो बिजली उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा था, और उससे भी जो है वो 3 गुना बिजली उत्पादन की जाएगी, जो कि विश्व का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा। ये मेनली जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं चिंता है कि भाई जो इसका जो भारत और बांग्लादेश में जल है, उस पर बड़ी चिंता पड़ेगी कि भाई पानी में कमी आएगी, गाद जमा होगी, एकदम से छोड़ा जाएगा तो बाढ़ आ सकती है। इसे वाटर बम का भी जो है वो नाम दिया गया है। इसी आधार पर इसके द्वारा चिंता जताई जा रही है। भाव पर असर पड़ेगा और कृषि और जल आपूर्ति के लिए इस पर निर्भर करोड़ों लोगों का जीवन जो है वो प्रभावित हो सकता है। फिर पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए भी जो है वो ये नुकसानदायक है। इस प्रकार से ये जो है वो करंट अफेयर्स। अब हाल ही में जो है वो कुछ वन लाइनर है, फिर नेशनल वाला कल देखेंगे कि कौन सा देश अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसको रूस द्वारा मान्यता दी गई। दरअसल अमेरिका और यूएस एक दूसरे के एंटी रहते हैं, तो रशिया ने जो है वो तालिबान सरकार को मान्यता प्रदान कर दी है। हालांकि भारत ने इसको अभी तक मान्यता नहीं दी रखी है। भारत में किसी ने भी देश ने जो है वो मान्यता नहीं दी रखी है, बस संबंध अपने हैं। राजनयिक संबंध स्थापित अभी नहीं हुए प्रॉपरली, लेकिन जो है वो
दूतावास वगैरह खुले हुए हैं। फिर कोलंबो में जो है वो विश्वविद्यालय ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के साथ साझेदारी में एक हिंदी भाषा शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है कोलंबो में, जो कि जनरल सर जॉन कोटेवाला रक्षा विश्वविद्यालय केडीयू। भारत का जो पाकिस्तान है, भारत का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, हाँ भारत का ही है कह रहे पाकिस्तान, ये यूएनएससीसी का अध्यक्ष बन गया है। तो यूएनएससीसी में होता क्या है कि 5 तो स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी देश होते हैं। 5 तो स्थायी है जिनके पास वीटो है, यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन, यूके। और 10 अस्थायी होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। इस वर्ष 2025 के लिए जो है वो पाकिस्तान जो है वो अध्यक्ष बन गया है। यूरोपीय संघ ने जलवायु योजना के तहत वर्ष 2040 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में कितना घटाने का लक्ष्य रखा है? 90%। जो 1990 का जो स्तर था उससे 90% तक कटौती की जाए 2040 में, ये लक्ष्य जो है वो ईयू द्वारा रखा गया है। फिर यूरोपीय देश फ्रांस ने किस क्षेत्र को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की दिलाई? तो फिलिस्तीन। तो फ्रांस के बाद जो है वो यूके और कनाडा ने भी जो है वो घोषणा कर दी है कि भाई हम भी जो सितंबर माह में जो यूएनजीए का अध्यक्ष जो सम्मेलन होगा उसके तहत जो है वो हम घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल जो है वो गाजा पर रुक नहीं रहा है बमबारी करते हुए। तो इसको देखते हुए यूके और कनाडा द्वारा भी जो घोषणा कर दी गई है। इस आधार पर जो है वो आज हम इंटरनेशनल देखा है, अब आराम से धीरे धीरे करके नेशनल भी देंगे। इसको चीज़ों को रटना नहीं है, इनमें क्या है क्या नहीं है, या आप अगर लाए हो बुक तो उसको अंडरलाइन कीजिए, जो जो इम्पोर्टेंट बातें बोली गई है मेरे द्वारा उन सबको, और कुछ नहीं है। इसको पूरा रटने की कोशिश मत कीजिए, लाइन टू लाइन मत पढ़िए, इसको कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगली वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।